हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम जो है अपनी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम सभी जो है अपना जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो भी अपने जो है सॉल्व करते हैं, जैसे आप सबको पता है। तो प्रीवियस ईयर में हमने जो है 2019 एंड 2020 के जो प्रीवियस ईयर है वो तो कवर कर लिए हैं, और लेटेस्ट वाला है आपका 2021 का, वो आज हम कवर करेंगे। तो ये एस्टेट टीजीटी सोशल साइंस के लिए है। तो ये लेवल 2 होता है एग्जाम। ये जो है ये क्वालिफाई करना पड़ता है 6 to 8 के लिए। ये तो नॉर्मल जानकारी है। तो हम जो अपना सब्जेक्ट जो कंसर्न है उसे करेंगे, और आपको पता है हम केवल क्वेश्चंस नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन जो है उसका जो टॉपिक है मैक्सिमम पॉइंट टॉपिक के कवर करते हुए चलते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएं अगर बाकी पूछे जाते हैं तो अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने ये आगे बढ़ा दिया क्योंकि ये तो आप जिससे तैयारी कर रहे हैं उससे कर लेंगे आप ये सब कुछ कवर। तो इसके बाद आपका 90 से जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 90 पे मैं ले आती हूँ 90 यानी कि। तो देखते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस, बस आने वाला है। 91 से स्टार्ट होते हैं। ओके, ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न है और यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी पूरा का पूरा आपको कवर हो जाएगा। 2000 जो ये 20 है उसका आपको कई पार्ट्स में आपको जो है ये मिलने वाला है सॉल्यूशन। तो ये नहीं सोचना है कि एक ही पार्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा। केवल आंसर बताने होते तो मैं एक पार्ट में पूरा का पूरा कवर करवा देती, फर्स्ट से लेके 150 तक। पर यहाँ पर हमें क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलना है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर और जो बाकी जो है वीडियोस नहीं देखी या फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मैं आपको बता दूं, एस्टेट से रिलेटेड और भी काफी सारी जो वीडियोस हैं वो हमारी आई हुई, जैसे कि मैराथन सीरीज हो गई, प्रीवियस ईयर हो गया, और क्या कहते हैं आपकी क्वेश्चन सीरीज आ रही है अभी। तो ये सारी की सारी चीजें कवर करने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाइए और जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की जो भी चीजें हैं वो आपको पता चलती रहे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है अर्थशास्त्र की दुर्बलता केंद्रित परिभाषा किसने दी। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र की जो दुर्बलता है, ये जो परिभाषा है ये किसने दी है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। यानी एक अर्थशास्त्री होगा कोई जिसने दी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा मार्शल, दूसरा रॉबिन्स, तीसरा यहाँ पर जो है हमारा सैमुएलसन, और चौथा रॉबिन्सन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो रॉबिन्स है इन्होंने दी थी अर्थशास्त्र की दुर्बलता की परिभाषा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर ये मत सोचिए केवल ये बता दे और आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, अभी मुझे आपको समझाना है कि अर्थशास्त्र की ये जो दुर्बलता है होता क्या कॉन्सेप्ट। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि अर्थशास्त्र की दुर्बलता, या फिर इस कॉन्सेप्ट में से कुछ पूछ ले, हो सकता है ना। तो देखो, जो ये अर्थशास्त्र की दुर्बलता है ये क्या होती है। दुर्बलता का मतलब तो ये है कुछ ना कुछ कमी होना किसी ना किसी चीज में। तो अर्थशास्त्र की दुर्बलता का मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो दुर्बलता आ गई है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं। यानी कि अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स जो है बिना एग्जांपल के तो समझ में आने वाली नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है पढ़ते जाएं और सारी चीजें होती जाएं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है और काफी ज्यादा हाई फाई आता है। तो आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे सॉल्व। करंट से भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है इकोनॉमिक्स में, और एनसीईआरटी से भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, जो अर्थशास्त्र की दुर्बलता है उसमें क्या होता है कि जो वस्तु है और या फिर जो आपकी सेवाएं हैं, वस्तु और सेवाओं की जो मांग है वो क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। और उसकी उपलब्धता जो होती है, यानी कि वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, या फिर उसकी पूर्ति कह सकते हैं हम एक तरीके से, कि वो मार्केट में जो है कितनी जो पूर्ति हो रखी है उस वस्तु और सेवा की, ठीक है, वो कितनी है। तो यानी कि जब वस्तु और सेवाओं की जो मांग है वो ज्यादा हो जाती है, जो मांग है वो ज्यादा हो जाती है, और उसकी उपलब्धि जो है मार्केट में वो कम होती है, तो उस सिचुएशन में क्या दिखाई देता है, हमें अर्थशास्त्र की दुर्बलता दिखाई देती है। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र की दुर्बलता कैसे दिखाई दी, यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए कोई भी बिस्किट है, या फिर आप कुछ भी ले रहे हैं, चिप्स वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, तो XYZ कोई भी चीज है, और वो जो है मार्केट में उसकी मांग एकदम से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मार्केट वालों को नहीं पता होता, उसकी मांग एकदम से ज्यादा हो जाती है, और उसका जो प्रोडक्शन हो रखा होता है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रखा होता है, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है उसके
मान लीजिए यहाँ पर 100 जो वस्तुएं हैं मांगी जा रही हैं और मार्केट में 50 ही उपलब्ध हैं या 60 उपलब्ध हैं, ठीक है, इस तरीके से उपलब्ध हैं, तो इसका मतलब क्या है, जितनी मांग की जा रही है उससे कम जब चीज होती है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में कम है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दुर्बलता हमें शो हो रही है। दुर्बलता का मतलब यह है कि जब हमारे संसाधन या फिर किसी अन्य चीज की वजह से जब वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता जितनी मांग होती है, तो वो दुर्बलता होती है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से ही होगा, हो सकता है कि किसी वस्तु की इतनी मांग हो रही हो और वो जो है मार्केट में उपलब्ध ना हो। जैसे कि कोरोना आया तो मास्क जो है वो कंपलसरी हो गए, तो उस टाइम पर हर जगह उपलब्ध नहीं हो रहे थे। अब तो गली गली में हो सकते हैं आपके, मार्केट तो दूर की बात है, तो उस टाइम पर नहीं थे। तो ये एकदम से भी हो सकता है और अचानक भी हो सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि पता होते हुए भी जो है मान लीजिए मास्क बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें उपलब्ध ना हो, उतने संसाधन हमारे पास ना हो, ठीक है, संसाधन ना हो, वर्कर ना हो, और भी जो चीजें हैं उत्पादन करने के लिए वो सारी चीजें हमारे पास लिमिटेड ही सोर्स हो, और अनलिमिटेड जब जो है उसकी मांग हो रही है तो वो चीजें हमें हमारे पास नहीं है, तो उसका मतलब क्या, अर्थशास्त्र की दुर्बलता वहां पर शो हो रही है। आई थिंक बहुत है ये इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो देखते हैं। 92 वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये जो भारत और पाकिस्तान है उसके बीच में जो हुआ था मध्य जो परमाणु प्रतिष्ठान का साझा हुआ था एक तरीके से, तो ये जो साझा है उससे संबंधित कौन सी संधि हुई थी, यानी कि ये जो साझा हुआ था, ये साझा क्या था बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या था कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ ये एक साझा किया था या फिर एक संधि की थी कि हम क्या करेंगे, जो भी अपने परमाणु जो भी परीक्षण नहीं करेंगे, जो भी परमाणु प्रतिष्ठान की जो भी चीजें हैं उन सबको हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, हमारे पास ये चीजें, हमारे पास ये चीजें, इस तरीके से। और हर साल जो भारत और पाकिस्तान क्या करते हैं, जो जनवरी होती है, जनवरी का जो पहली तारीख होती है उस दिन क्या है, ये शेयर भी करते हैं सारी बातें, ठीक है। तो ये संधि कब हुई थी, ये संधि आपकी 31 दिसंबर 1988 को हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसे लागू कब किया गया था, संधि तो इस दिन हुई थी, लागू कब किया गया था, इसे जो लागू है 27 जनवरी 1991 में इसे क्या है लागू किया गया था। आपको ध्यान रखना है, लागू किया गया था, ठीक, लागू किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो लोहा अयस्क जो उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पर है कुद्रेमुख, दूसरा यहाँ पर है गुरु महिसानी, तीसरा है बादम पहाड़, और चौथा है किरीबुरु, ठीक है, किरीबुरु। अब देखो जो उड़ीसा है, आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में जो लोहा अयस्क है उसका अगर कहें तो मोस्टली चीजें जो है, मोस्टली उत्पादन जो होता है उड़ीसा में ही होता है। अगर लास्ट टाइम की बात की जाए यानी कि 2019 या 2020 की बात की जाए तो इसमें जो है 120 मिलियन जो है 120 मिलियन टन जो इसका उत्पादन है हुआ था, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो उड़ीसा में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और उड़ीसा में जो लोहा अयस्क भंडार है उसका 50% से भी ज्यादा जो उत्पादन है भारत का वो उड़ीसा के अंदर ही होता है। तो अगर पूछा जाए कि लोहा अयस्क जो उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है फर्स्ट नंबर पे, तो उड़ीसा आपको ध्यान रखना है। अब उड़ीसा के बहुत सारे क्षेत्र लगे हुए हैं, मतलब कि बहुत सारे मुख्य खदानें हैं वहां पर, जैसे कि गुरु महिसानी हो गई, सुलेपेट हो गई, ठीक, और किरीबिरू भी इसकी है एक, और इसकी बोनाई भी है। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन जो है आपके, ये जो आपका बादम पहाड़ है ये भी होता है, इसकी खदान ही है, महत्वपूर्ण खदान उड़ीसा की। तो ये तो करेक्ट है। अब यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी करेक्ट है, इनकरेक्ट तो आप खुद ही निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो असम और ये असम में क्या होता है कि जो अप्रैल और मई में जो तूफान की वाली जो बारिश आती है, जो वर्षा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया यहाँ पर। पहला यहाँ पर मैंगो शावर, ठीक है, दूसरा यहाँ पर लू, तीसरा चेरी ब्लूज्म, और फोर्थ यहाँ पर बारदोली छीड़ा। तो क्या कहा जाता है इसको, तो आपको ध्यान रखना है असम में जो ये अप्रैल मई के महीने में तूफान वाली जो बारिश होती है उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 बारदोली छीड़ा कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चाय के लिए, ठीक है, ये जो होती है ये बारिश ये चाय के लिए
जूट के लिए। और ये बारिश जो होती है ना, ये गर्म हवा चलती है इस महीने में, ठीक है, आपको ध्यान रखना। ये गर्म हवा या फिर तूफान जो कहा गया ना, यहाँ पर गर्म हवा को कहा गया, आंधी को कहा गया है। और जूट के लिए हो गया, और यहाँ पर जो चावल है उनके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बारदोली। तो ये असम में जो होती है वो बारदोली होती है। लू तो आपको पता है, नॉर्मली जो भारत में जो लू होती है, भारत के जो गंगा मैदान है उनमें जो लू है वो होती है, जो हवा गर्म हवा चलती है गंगा मैदान में भारत के, वो लू है, ठीक। और ये मैंगो शॉवर जो है वो क्या होता है, जो ये मैंगो शॉवर होता है, यानी कि जो ये हवा चलती है, तो ये आम पकने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। और आम जो है आपको ध्यान रखना है, इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ होती है? केरल, कोंकण और गोवा, तीन आपको ध्यान रखने हैं। मैंगो जो है, क्योंकि क्या पता इससे पूछ लिया जाए, ठीक है, केरल हो गया, कोंकण हो गया और गोवा, इन तीनों में जो है ये वाली होती है, ठीक है, ये हवा चलती है और ये आम पकने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या है, शोभ मंडल में सामान्य है जो ताप पतन दर है वो कितना है, ठीक है। शोभ मंडल जो है आपको पता होगा ट्रोपोस्फेयर जिसे कहा जाता है, और ये पहली परत होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो वायुमंडल है उसकी पहली परत हमारी जो है ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल कहलाती है। दूसरी परत कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। और तीसरी मेसोस्फेयर जिसे हम मध्यमंडल कहते हैं। और चौथी हमारी तापमंडल जिसे हम थर्मो जो स्पेयर है वो कहते हैं। और फिर इसके बाद हमारी एक्सोस्फेयर आती है। 5 जो है आपकी 5 लेयर होती हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 5 लेयर होती हैं। तो यहाँ पर इसका सामान्य ताप पतन दर जो है वो पूछी गई है, तो वो आपका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, रूस में जो खूनी रविवार की घटना है वो किस वर्ष हुई? तो रूस के अंदर खूनी रविवार, ब्लडी संडे जो है वो हुई थी एक घटना, तो वो किस दिन हुई थी? किस दिन का मतलब यहाँ पर दिन एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी गई, पूछी भी जा सकती है, किस वर्ष हुई। पहला ऑप्शन है 1903, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1917 और चौथा ऑप्शन है 1927। तो कौन सा आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? देखिए जो ये रूस में खूनी रविवार की जो घटना है ये 22 जनवरी आपकी 1905 में हुई थी। सॉरी, 22 जनवरी 1905 में हुई थी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल यही जानकर हम पीछा नहीं छुड़ाएंगे, थोड़ा और जानते हैं ब्लडी संडे था क्या। जो 22 जनवरी 1905 के दिन क्या हुआ, रूस में जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां से जो है एक जुलूस निकला, किसकी तरफ? विंटर प्लेस की तरफ जो है एक जुलूस निकला था। और उस जुलूस में जो पुलिस जो कर्मी थे वहां पर, उन्होंने उनको रोकने के लिए, जब भी जुलूस निकलता है तो उसको रोकने के लिए जो पुलिस कर्मी है उन्होंने क्या किया, इनको रोकने के लिए कुछ भी किया होगा, हमला किया इनके ऊपर। तो पुलिस कर्मी ने जब हमला किया तो उस टाइम पर 100 जने तो क्या हो गए, घायल हो गए, ठीक है, मारे गए थे, घायल नहीं मारे गए थे, ठीक है। सो जो व्यक्ति थे वो तो मार दिए गए और 300 तक की संख्या में क्या हुआ था, वहां पर लोग घायल हुए थे 300 तक की संख्या में। तो उसको कहा जाता ब्लडी संडे, आपको ध्यान रखना है। तो 1905 की घटना है, ये आपको ध्यान रखनी है ये बात भी। तो ये रूसी क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपका। आगे देखो अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने, मैचिंग दी गई है और हमसे पूछा गया है कि कौन सा ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नीचे दिए गए होंगे हमारा, पहले यहाँ पर मैच कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट यहाँ पर राजनीति विज्ञान कला है। तो राजनीति विज्ञान कला जो है किसके द्वारा कहा गया है कि राजनीति जो है, राजनीति विज्ञान एक कला होती है, किसके द्वारा कहा गया। तो ये जो क्वेश्चन है किस टाइप से और कहाँ से आते हैं मैं आपको बताऊं, तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस जो होती है ना, उसमें जो एमए जो करते हैं मास्टर डिग्री, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो एस्टेट है उसके लिए अगर मैं सही बताऊं तो यूजीसी नेट के जो आपके इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आप कवर कीजिए, तो वहां से आपके क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एनसीईआरटी कवर करना भी इनफ नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल बहुत चीजें बढ़ाई जा रही है। अब देखो तो ये आपका कहाँ पर होगा, ये आपका जो ये सेकंड वाला है, ब्लमशली जो है इन्होंने कहा था, ठीक है, ये हो गया एक हमारा, ये जो सेकंड वाला है ये हो गया। अब देखो दूसरा यहाँ पर राजनीति विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय है, तो ये किसने कहा था, ये यहाँ पर पूछे गए हैं कि ये किसने कहा था इस तरीके से। तो ये आपका जो कैलिटियन है इसने कहा था, तो ये आपका बी का जो है यहाँ पर फोर्थ हो गया।
अब देखो थर्ड है राजनीतिक विज्ञान, राज्य का विज्ञान है। तो राजनीतिक विज्ञान एक राज्य का विज्ञान है, ये किसने कहा था? गेटेल ने कहा था। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो सी का आपका फर्स्ट हो गया। एंड ये देखिए फोर्थ यहाँ पर देखिए राजनीति मूल्यों, जो राजनीति और मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये किसने कहा था? तो ये तो इसने ही कहा होगा ना। तो ये आपका डी का यहाँ पर थर्ड हो गया। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वो कौन सा मैच हो रहा है? देखो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड मैच हो जाएगा, ठीक। तो इन्हें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारे जो थ्योरी है वो किसने दी है इस तरीके से पूछा गया। अब देखो अगला जो क्वेश्चन से पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में थोड़ी चीजें और एक्स्ट्रा हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज सत्य है, उनकी जो सैन्य जो व्यवस्था है उसके बारे में क्या चीज सत्य है, ये चीज हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो पहले यहाँ पर दे रखा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। तो उन्होंने एक विशाल जो स्थायी सेना है वो खड़ी की थी, ये तो बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक। और इसके साथ साथ दूसरा देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बनाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उन्होंने जो है सीरी जो है शहर बनाया था अपने जो सैनिक हैं उनके लिए, ठीक है। जो गैरिसन टाउन बनाना था उसमें इन्होंने क्या बनाया था, सीरी को ही क्या है न्यू गैरिसन टाउन बना दिया था। पर जो तुगलक थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो गैरिसन टाउन है वो जो है दौलताबाद को गैरिसन टाउन बना दिया था, ठीक। तो इन्होंने चेंज कर दिया था इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के जो स्थान है उसमें जो नकद है उस रूप में वेतन दिया, नहीं कैश में वेतन दिया। तो क्या ये ठीक है, ये बताइए मुझे, बताइए। ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, ठीक है। कैश में दिया था, इन्होंने कैश में देना स्टार्ट किया था। और मैं आपको बता दूं जो अलाउद्दीन खिलजी है सबसे ज्यादा इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन रहा है इसका। और इसको लेकर तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी जो है उनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं आपके, ठीक है। अब देखो थोड़ा और देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत के जो है वो रहे हैं और वहां पर जो है मंगोलों ने बहुत बार आक्रमण किया और उनका उन्होंने सफलतापूर्वक जो है सामना भी किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दिल्ली में जो आक्रमण हुआ वो कब कब हुआ ये भी ध्यान रखो, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ये 1000 ये क्या कह सकते हैं इसे, तो इससे लेकर आपका या तो ये आ जाएगा या फिर 1300 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इनमें से कोई भी डेट आ जाएगी, उस बारी हुआ था। और ये तो एक बारी हो गया, ठीक है। दूसरी बारी जो है आक्रमण आपका 1302 या लेकर 1303 तक चला था, ठीक। तो ये रहा था, तो ये 2 बार आक्रमण हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे से जो है अपनी सेना में जो है वो बढ़ाई थी। और सेना जो बढ़ाई तो उसको लेकर उन्होंने एक गैरिसन टाउन बनाया, जिसे गैरिसन शहर भी कहा जाता था, जहां पर जो सेना है उसका एक छोटा सा जो शहर है वो तैयार किया जाता कि वहां पर सेना रहेगी इस तरीके से। तो वो जो है सीरी को बनाया था, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ये सेना है उसे नगद में कैश में जो है भुगतान करना स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही साथ आप भुगतान कर रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने जो है कर, क्योंकि कर से ही जो है यानी कि जो टैक्स है वहीं से क्या आएगा, इनके पास रुपए आएंगे तभी तो करेंगे ना ये। तो इन्होंने क्या किया कि जो उपज है किसानों पर जो है कर लगाया और उन्होंने उपज का उनके 50% जो उपज है वो जो है उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। तो कितना परसेंट कर लगा था किसानों पर, ये भी आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, ठीक। तो ये जो सब कुछ है ये इसके बारे में है। और साथ ही साथ जो है इनके टाइम पर जो बहुत अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रहा था और मंगोलों ने कब कब आक्रमण किया ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी में बहुत बार आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा जो क्या है नक्शा बनाने की मैं कोशिश करती हूँ, मैप कुछ इस तरीके से। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी मतलब रेज कर करके तो बन जाती है, शायद आपको ठीक लगे, जैसा भी है हमें समझना है बस, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारा यहां से लेकर, एक मिनट मैं कलर चेंज ही कर लूं। देखो हमारा ये नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है वेस्ट है और ये वाली साइड हमारी ईस्ट होती है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है आपका कितनी दूरी है
और यहाँ से इसका भी कलर चेंज, यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपकी कितनी दूरी है, तो नॉर्थ से साउथ तक आपकी जो है ये 3214 किलोमीटर की जो दूरी है आपकी होती है, आपको ध्यान रखना है। अब दूसरे वाले का मैं कलर चेंज कर लेती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए वेस्ट से जब ईस्ट की बात करते हैं तो ये कितनी दूरी है आपकी, ये 2933 किलोमीटर तक की दूरी होती है। तो इन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये हो गया हमारा उत्तर और ये हो गया दक्षिण, इनके बीच का जो विस्तार है कितना विस्तार है, इतना विस्तार है ना, और पूर्व से पश्चिम तो ये कितना विस्तार है, ये इतना विस्तार है। इन दोनों के बीच जो ये विस्तार है, इन दोनों के बीच का क्या अंतर है, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस ये करेंगे, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 281 निकल जाएगा आपका, 281 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें कि अगर कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे अब हम। तो देखो ये जो हमारा गुजरात, इस साइड गुजरात होता है ना हमारा, तो जो गुजरात है सबसे हमारा वेस्ट का पॉइंट पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी बिंदु गुजरात का जो कच्छ है आपका, गुजरात में कच्छ है ना आपका, तो उसमें जो सर क्रीक है वो सबसे आपका वेस्ट का पॉइंट है ये आपका। ओके, अब देखो जो पूर्वी अगर हम देखें, यानी कि ईस्ट का अगर हम देखें इस साइड का, तो इस साइड का जो है किबीथू है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है सबसे आपका ईस्ट में, सबसे ईस्ट में, तो किबीथू जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है ये, तो ये जो है सबसे आपका ईस्ट पॉइंट है। ओके, अब देखो उत्तर में अगर हम देखें, यानी कि ऊपर आपका जम्मू कश्मीर होता है, तो उत्तर में अगर हम देखें तो आपका जो इंदिरा कोल है वो उत्तर में है, उत्तर से आपका इंदिरा कोल, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पे अंडमान और निकोबार होता है यहाँ पर, तो यहाँ से आपका क्या होता है, इंदिरा पॉइंट जो है सबसे साउथ में अगर हम देखें तो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे साउथ में होता है, ठीक है, साउथ में। पर आपको ध्यान रखना है जब हमारा जो ये क्षेत्र है हमारा, ये क्षेत्र के अंदर ही पूछा जाए साउथ में, तो आपका जो है कन्याकुमारी आएगा। अगर आपका जो है जो ये सीमा रेखा है हमारी, अगर इसका ही पूछा जाए तो कन्याकुमारी होगा। जैसे आपने वो सॉन्ग सुना होगा, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, सबसे ऊपर कश्मीर और फिर कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी यहाँ से कवर हो रहा है और कश्मीर में आपका इंदिरा कोल है, ठीक। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये जो है आपका नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट, ये जो है आपका वेस्ट, जो बिल्कुल वेस्ट पॉइंट है सबसे। किबीथू जो है आपका कौन सा ईस्ट पॉइंट है, नोट करते चलो इसे। और इंदिरा पॉइंट जो है आपका अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां से है आपका। और साउथ पॉइंट ही कहा जाएगा सबसे साउथ, बिल्कुल ये कश्मीर जो है कन्याकुमारी है, इससे भी साउथ पॉइंट कहा जाए तो इंदिरा पॉइंट होता है आपका। और पर अगर आपकी सीमा जो है यहाँ पर भूमि जो है क्षेत्र है, अगर वहां से पूछा जाए तो कन्याकुमारी होगा ये आपका साउथ पॉइंट। और वैसे आपको ध्यान रखना है नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो दूरी है आपकी वो इतनी होती है, और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की दूरी आपकी इतनी होती है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया आपके इसके बीच का डिफरेंस। ऐसा नहीं आप वहां पर बैठ के कैलकुलेट करने बैठेंगे, तो आप जो है इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हिमाचल हिमालय डैश के नाम से जो है जाना जाता है। हिमाचल हिमालय जो है आपका वो लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये रहा लघु हिमालय, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा, लघु हिमालय। अब देखो जो हिमालय है वो 3 जो इसके प्रमुख विभाग हैं उनमें बटा हुआ है। कौन कौन से 3 प्रमुख भाग हैं इसके, देखो ऐसे बना लेते हैं, 3 प्रमुख भाग जो है उसमें बटा हुआ है। एक तो है इसका ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय हो गया। दूसरा इसका, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री। हो सकता है मेरी राइटिंग ठीक नहीं आ रही हो, पर कंप्लेन मत करना, एडजस्ट करने की कोशिश करो। और बीच का है तो मध्य हिमालय नाम इसका ध्यान रखना, मध्य हिमालय, इसे हम जो है छोटा हिमालय भी कहते हैं। और लास्ट वाला जो है आपका क्या होता है, शिवालिक होता है, ठीक है, शिवालिक होता है। और ये जो है बाहरी हिमालय भी इसको कहा जाता है, बाहरी हिमालय भी इसको कहा जाता है, ठीक। तो मैं साथ साथ में बोल भी इसीलिए रही हूँ, हो सकता है राइटिंग खराब आ रही हो इसकी। देखो आपको ध्यान रखना है ये जो हमारा हिमाचल हिमालय जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं,
ये किन दोनों के बीच में होता है? लघु हिमालय हमारा क्या है, वो ग्रेट हिमालय की जो श्रेणी है और शिवालिक की जो श्रेणी है उन दोनों के मध्य में होता है हमारा लघु हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय कहा जाता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गेहूं मिशन, दूसरा चावल मिशन, तीसरा दलहन मिशन और फोर्थ है यहाँ पर हमारा तिलहन मिशन। तो देखिए जो है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, इसमें क्या हुआ था, ये 2007 जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके अंदर क्या 2007 में हुआ था और इसको जो है हम NFSM जो है इसके नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म जो अगर पूछी जाए NFSM, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है इस तरीके से। तो ये आपकी क्या है और 2007 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये जो है आपका इसके अंदर क्या हुआ था, जो चावल गेहूं और जो दाल है उनको लेकर क्या हुआ था, उनको बढ़ाने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था। तो किन किन चीजों को बढ़ाने के लिए, कौन कौन सी, गेहूं, चावल और दलहन, यानी कि आपकी जो दालें हैं वो आ जाएंगी इसमें, दलहन, ठीक है, इनको बढ़ाने के लिए किया गया था स्टार्ट। तो ये जो तीनों की तीनों चीजें इसके अंदर ऐड होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो चावल है वो कितना कितना बढ़ जाए, आपको ध्यान रखना है 10, ठीक है, 10 टन तक, 10 मिलियन टन तक बढ़ जाए। गेहूं जो है कितना बढ़े, गेहूं आपका 8 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए जो है ये मिशन स्टार्ट हुआ था। दलहन यानी कि दालें जो है कितनी बढ़े, वो आपके 2 मिलियन टन तक बढ़ जाए, तो इसके लिए स्टार्ट किया गया था। अब देखो जो तिलहन मिशन है वो आपका जो है ये अलग होता है। तिलहन मिशन ये कौन सा है, इसका नाम ही बिल्कुल अलग हो जाता है। जो तिलहन मिशन है, तिलहन या फिर इसे क्या कहा जाता है, इसका पूरा नाम जो होता है इसका तिलहन और ताड़ के जो तेल हैं उनको लेकर मिशन स्टार्ट हुआ था और उसका नाम है राष्ट्रीय मिशन, ठीक। ये पूरा नाम इसका इस तरीके से हो जाता है, इसे हम बोलते हैं NMEO, हाँ NMEO बोलते हैं इसे, और OP, ठीक। ये एक मिशन स्टार्ट हुआ था, इसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम जो है इसका पूरा नाम था। और ये क्या था, खाद्य तेल को बढ़ाने के लिए, उसमें आत्मनिर्भरता पाने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ये जो तिलहन मिशन है ये इसके अंदर आएगा और ये बाकी तीन जो है आपके ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है और पूछा गया, भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे। तो महालवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, आपको ध्यान रखना है। जो भू राजस्व है उसके लिए 3 जो आपकी वो चलाई गई है, ठीक है। जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था ब्रिटिश के थ्रू, वो 3 चीजें चली थी। कौन कौन सी चीजें थी आपको पता होगा, जमींदारी व्यवस्था थी। वो जमींदारी व्यवस्था किसके अंतर्गत थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 जो है वो चलाई थी, परमानेंट सेटलमेंट था, महालवाड़ी व्यवस्था थी, और आपका जो लास्ट एक और थी वो थी आपकी जो रेतवाड़ी व्यवस्था है, ठीक है। तो देखो जो आपकी जो परमानेंट सेटलमेंट है जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक, स्थायी बंदोबस्त, इसे ठीक से लिख लेना, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त जो था उसमें क्या होता था, उसमें जमींदारी व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पर डिसाइड किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड किया था कि जमींदार क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, जो लैंड रिवेन्यू है यानी कि कितना टैक्स लगेगा भूमि पर, उसको कलेक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, वो हमें देंगे। तो ये स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था। फिर हमारी महालवाड़ी जो व्यवस्था है वो आती है, और आपको ध्यान रखना है जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कहाँ कहाँ पर था। ये आपका क्या था, बिहार की साइड था, आपका उड़ीसा के साइड था ये आपका, ठीक है, और आपका जो है जो बंगाल है उसकी साइड था, ठीक। तो इनके साइड जो है ये स्थायी बंदोबस्त रहा है मोस्टली, यहाँ पर जो है ये प्रचलित था। इसके बाद आपकी महलवाड़ी व्यवस्था आती है, और इसमें क्या था, महल का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड का अर्थ देखो, महल, महल का मतलब होता क्या है, इसका मतलब गांव या विलेज भी बोल सकते हो आप इसे इंग्लिश में, तो इसका मतलब गांव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, गांव का एक मुखिया होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जमींदार कोई नहीं होता था, यहाँ पर जो मुखिया है वो क्या करेगा, रेंट को कलेक्ट करेगा और किसको देगा, ब्रिटिश को देगा। जो ब्रिटिश सरकार है उसको क्या देगा, ये रेंट कलेक्ट करके देगा। तो यहाँ पर कोई जमींदार नहीं होता था, मुखिया ही रेंट कलेक्ट करता था और वो देता था। और ये होती थी आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। और इसके जो वो रहे हैं वो आपके होल्ट जो मैकेंजी है वो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी। तो देखिए, और आपका जो ये रेतवाड़ी व्यवस्था होती है उसके आपके कौन रहे हैं, रेतवाड़ी के मुनरो, आपको नाम ध्यान रखना है, मुनरो, तो थॉमस मुनरो जो है उसके रहे हैं।
तो ये आपके रेतवाड़ी के जो है प्रतिपादक रहे हैं, रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसके। रेत का मतलब क्या होता है आपको ध्यान रखना। रेत जो है इतिहास में रेत को किसान कहा जाता था, और इसमें क्या है, इसमें इसी नाम से आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इसमें जो है आपका कोई भी नहीं होगा, इसमें बिचौलिया कोई नहीं होगा। किसान डायरेक्ट अपना जो इकट्ठा करके ब्रिटिश सरकार को दे देंगे, ना तो इसमें कोई जो है आपका बाहर का कोई रहा है, यानी कि मुखिया या फिर जिम्मेदार कुछ नहीं होता था। इसमें सीधे किसान जो है कॉन्टेक्ट करता था ब्रिटिश सरकार के जो आते थे रूलर, उनसे। तो आपको ध्यान रखना है ये बात। और परमानेंट सेटलमेंट इसलिए नाम रखा गया था इसका स्थायी बंदोबस्त का, क्योंकि इसमें जो है आपका टैक्स था वो फिक्स कर दिया गया था, और वो इतना हाई फाई फिक्स कर दिया गया था कि लोग जो है उसे चुकाने में मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी उन्हें, बहुत ज्यादा। और इसी वजह से जो है ये फेल भी हो गई थी स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद इसीलिए जो है महालवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें जो है फिक्स नहीं था, जो टैक्स था वो फिक्स नहीं था बिल्कुल भी महालवाड़ी व्यवस्था में, जैसे महालवारी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें क्या होता था, जो ब्रिटिश के अधिकारी हमेशा टाइम टू टाइम आते रहते थे और जमीन नापते थे, उस अकॉर्डिंग जो है टैक्स डिसाइड करते रहते थे। तो ये आपको ध्यान रखना। ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसमें इतना ज्यादा टैक्स क्यों था, क्योंकि सरकार ने बहुत लंबे टाइम के लिए एक ही जैसा टैक्स जो है फिक्स कर दिया था। अब सरकार जो है ब्रिटिश सरकार उस टाइम में ब्रिटिश थी, तो उन्होंने ये मान लिया था कि इतने लंबे टाइम के बाद हम जो है अगर अभी जो है कम रखेंगे, तो इतने लंबे टाइम के बाद तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो बहुत कम रह जाएगा ना। आपको पता है जो चीज आज 10 की मिल रही है वो आपके 10 साल के बाद 20 की मिलेगी, ठीक है, ये तो होता है ना, महंगाई बढ़ती है। तो इसलिए अभी से उन्होंने क्या कर लिया, उस टाइम पे जो हमें प्रॉफिट हो वो हमें जो है अभी टैक्स फिक्स कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा इन्होंने किया था, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। और देखो जो आपका स्थायी बंदोबस्त है उसके आपके ये कार्नवालिस रहे थे, लॉर्ड कार्नवालिस। तो ये आपका यहाँ पर आपका ये थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना मैंने यहाँ पर पूरे में कुछ ना कुछ लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेक इन इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। मेक इन इंडिया जो है वो क्यों स्टार्ट किया गया था और कब किया था, मोदी सरकार के टाइम पे किया था, ठीक है। तो ये क्यों स्टार्ट किया था, जो उत्पादन है उसमें विकास हो सके, जो उत्पादक है, जो भी चीजें हैं, जिन भी चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है उनका विकास हो सके, उनका निर्माण हो सके, उन चीजों के लिए किया गया था। यानी कि हम जो भी चीज प्रोडक्शन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं विकास हो। तो कौन से सेक्टर से ये जो है यहाँ पर होगा आपका, तो विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है आपका मेक इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट किया था आपको ध्यान रखना है, मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्ट किया था। मुझे बताइए जो आपका नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग है वो चेंज किया गया था, वो कब किया था, मुझे फटाफट आंसर दो। और आंसर देना है, सबको आंसर देना, तभी पता चलेगा कि मेरी क्लास में कौन प्रेजेंट जो है अच्छी तरीके से रहता है। तो फटाफट इसका आंसर दो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सही हो। आपको भी पता होगा, तो आपको पता है तो बताइए मुझे पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है मेरे से क्लास ले रही हैं, तो कुछ तो पता चले मुझे आपके बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा ये आ गया, हमसे पूछा गया है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो दिव्यांग जन है उनको समान अधिकार प्राप्त हो और समाज में उनकी क्या हो, भागीदारी हो, उस चीज को संभव बनाने के लिए सरकार का जो दायित्व है, ये जो चीज है, ये कौन से अधिनियम, ये जो बात है ये कौन से अधिनियम के द्वारा जो है इसे प्रावधान के रूप में जो है बना दिया गया है कि हर दिव्यांग जन जो है उनका जो है समान अधिकार प्राप्त होगा, उन्हें इक्वल राइट्स प्राप्त होंगे, और उनकी जो भागीदारी है वो जो है वो क्या है एक तरीके से बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और मतलब करेंगे ही। तो ये कौन से अधिनियम के तहत हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ये 2016 के तहत हुआ था। कहीं कहीं इसका ऑप्शन दिया होगा 2016, ये रहा इसका ऑप्शन 2016 के तहत हुआ था। और इसमें जो है आपके भारत ने क्या किया था, हमारे भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है उसमें जो बात हुई थी ना कि दिव्यांगजनों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ये जो सारी बातें हुई थी, जो आपका संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है विश्व का, तो वो सारी चीजें जो है इस अधिनियम के तहत जो है फॉलो की गई थी। और भारत में जो 2007 के अंदर जो दिव्यांगजनों के लिए जो कुछ बातें हुई थी, उन सारे कानूनों को जो है इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया, ये भी ध्यान रखना है आपको। और आपका जो दिव्यांगजन व्यक्ति अधिनियम जो 1995 है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो ध्यान से लिख लो, दिव्यांगजन व्यक्ति अधिनियम 1995 किसके अंदर इंक्लूड है। तो ये जो कानून है ये इसका तो आपको पता चल ही गया कि दिव्यांगजनों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए इसके अंतर्गत, और उन्हें जो है उनकी भागीदारी जो है पूर्ण रूप से हो, ये भी निश्चय करना जो है हमारी जिम्मेदारी, एक तरीके से सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है, जब आरक्षण वगैरह दिए जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण चिन्ह जो है यानी कि मार्क जो है कौन सा नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा नहीं है, वो बताना है हमें।
तो देखो उपभोक्ता संरक्षण जो है आपका वो क्या होता है, जो उपभोक्ता जिस चीज मतलब ऐसा कोई मार्क, ऐसा कोई चिन्ह, मार्क का मतलब तो निशान होता है ना, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई मार्क, ऐसा कोई चिन्ह, ऐसा कोई वो हम चिन्ह को क्या कह सकते हैं, ऐसा कुछ साइन वगैरह जो हमें जो है ये श्योरिटी दे कि ये जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो उपभोक्ता जुड़ा हुआ है, यानी कि उपभोक्ता जो सामान खरीदते हैं, यानी कि हम सभी सामान खरीद रहे हैं, तो हम सभी जो है ऐसा कुछ चिन्ह तो होना चाहिए जिससे हमें ये श्योरिटी हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये 100% ठीक है। यानी खाने की चीजें भी लेते हैं, हम पहनने की चीजें भी लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सॉरी, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जैसे कि FSSAI हो गया आपका, ठीक है, तो ये वाला चिन्ह हो गया आपका। और आपका जैसे एग मार्क, जैसे आपने देखा होगा कि जो मतलब बहुत सारे जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं होते इस तरीके से, तो उनके लिए जो है एग मार्क जो है स्टार्ट किया गया कि इस प्रोडक्ट में जो है एग नहीं डला हुआ है, इसका प्रूफ जो है एग मार्क देता है आपको, रेड और ग्रीन जो साइन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी एक चिन्ह के तौर पे हो जाता है, पर ये एग मार्क दूसरा होता है, ठीक है। तो ये एग मार्क का जो साइन है वो भी मिलता है हमें, और इसके साथ साथ जो इको मार्क छोड़ दीजिए, होल मार्क का जो साइन होता है आपका, ये जो होता है आपका गोल्ड से रिलेटेड होता है। आपने जो कभी वो देखा एडवर्टाइजमेंट, गोल्ड का जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो ऐसे बताया जाता है इस ये जो है हॉलमार्क पे इतना सस्ता मिल रहा है। अब देखो हॉलमार्क पे सस्ता क्यों मिल रहा है, इससे तो मतलब ये माना जाता है जिस भी गोल्ड के ऊपर हॉलमार्क लगा हुआ बिल्कुल प्योर है, और इस वजह से जो है उसका रेट महंगा है। और जो आपका एडवर्टाइजमेंट आता है गोल्ड का, तो उसमें इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है कि हॉलमार्क लगने के बाद भी जो ये सस्ता है, यानी कि पूरी जो हमें श्योरिटी की 100% ये गोल्ड ही है, ठीक है। और आपका ISO जो है ये भी आपका एक मार्क है जो किससे होता है, कृषि से संबंधित, ये जो ISO होता है, ठीक है। और ये आपका जो एग मार्क है ये किससे संबंधित है, ये कृषि से संबंधित होता है आपका, ठीक। तो ये सारे जो हो गए, इसके साथ वूल मार्क आपको नाम से पता चल रहा है, वूल यानी कि ऊन आपकी, तो यानी कि आपके जो वूलन के जो भी कपड़े वगैरह लेते हैं ना, तो उन सब में जो है वूल मार्क आपको अगर लगा हुआ मिलता है, आपको देख कर लेने चाहिए। सब कुछ क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए तो पढ़ाते हैं, और बच्चों को भी आप आगे जाकर यही चीजें सिखाएं। तो ये जो चीजें हैं ये होम साइंस से रिलेटेड है, पर हमारी जब तक होम साइंस नहीं होती है हमारे पास, तो हमें जो है सिविक्स के अंदर ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए कुछ चैप्टर आप जो है क्लास 12 के पढ़ सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए, सारी चीजें उसमें दी होती हैं। तो चैप्टर आपको खुद ही खोजने पड़ेंगे, मैं बस आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर आपका इको मार्क जो है वो आपका जो है उपभोक्ता से जो है रिलेटेड नहीं है। इको मार्क क्या होता है, इको मार्क जो है आपका पारिस्थितिकी या फिर जो इकोसिस्टम होता है ना उससे रिलेटेड है, और इसे कौन जारी करता है, पर्यावरण और वन मंत्रालय जो होता है वो जारी करता है, यानी कि यहाँ पर उपभोक्ता से रिलेटेड नहीं है। वैसे इसे लिखा गया है घरेलू उपभोक्ता उत्पाद, पर ये उपभोक्ता से रिलेटेड ना होगी, ये पारिस्थितिकी से रिलेटेड है, ठीक। और इसे पहली बार कब किया गया था, 1991 में किया गया था, ये भी ध्यान रख लेना। तो यही आपका इनकरेक्ट और यही पूछा गया था, हो गया अब यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन करेक्ट। देखो जितनी चीजें हम सोच लेते हैं कि मुश्किल हैं, उतनी चीजें मुश्किल होती भी नहीं है, ठीक है। अभी देखकर आपको लग रहा होगा कितना हाई फाई क्वेश्चन आए हैं इस तरीके से, भाई कैसे होगा क्या नहीं होगा इस तरीके से, पर जब हम इसका सोल्यूशन करने बैठते हैं और जब हमें एग्जैक्ट जो है गाइड किया जाता है, तो हम जो है सारी चीजें जो है ठीक करते हुए चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था। तो वियना कांग्रेस का हिस्सा कौन सा नहीं था आपको बताना है, और अगर मुश्किल लग रहे हैं तो 2 बार ही देखो और अपने नोट्स प्रिपेयर करो, सारी चीजें आपकी जो है आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। वियना संधि जो है यूरोप का एक समझौता हुआ था, जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे आपके, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और आपका जो पर्शिया और रूस है, ये 4 देश शामिल थे। कौन कौन से आपके, ऑस्ट्रेलिया यहीं पर रहा, ऑस्ट्रेलिया था, रूस था, ठीक है, ब्रिटेन था आपका, और एक आपका कौन सा बच गया, पर्शिया, ठीक है। ये जो थे ये इन चारों ने मिलकर जो है वियना जो आपकी कांग्रेस है, ये आप यहाँ पर कर लीजिए वियना कांग्रेस, इन चारों ने मिलकर जो वियना कांग्रेस है उसका जो एक तरह से समझौता किया था, एक समझौता था, इसके तहत जो है ये ठाना गया था कि फ्रांस में जो नेपोलियन ने बहुत सारे युद्ध वगैरह करके जो स्थिति खराब कर रखी थी, तो ये ठाना गया था कि उसके शासन को हम क्या करेंगे, उसे हम परिवर्तन करेंगे, हटाएंगे इस तरीके से, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें कौन सा शामिल नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। वियना कांग्रेस, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PDS का प्रारंभ कब हुआ? अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लक्षित आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसे पहले कुछ और नाम से जाना जाता था। उसका नाम क्या था आपका? इसका पहला वाला जो नाम था वो था सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसको चेंज करके आपका लक्षित जो वर्ड है वो ऐड किया गया और सार्वभौमिक को हटा दिया गया है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब स्टार्ट किया गया था, ये कब प्रारंभ किया गया था? इसका 1997 में किया गया था, वो भी जून में। 1997 के जून में इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्यों स्टार्ट किया गया था, जैसे आपको समझ में आएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि हमारा टारगेट है एक, लक्षित का मतलब टारगेट। तो टारगेट है कि हम क्या करेंगे, सार्वजनिक रूप से वितरण प्रणाली जो है स्टार्ट करेंगे। अब वितरण प्रणाली ऐसा तो नहीं है सरकार सबके लिए स्टार्ट करेगी, सरकार कुछ लिमिटेड लोगों के लिए करेगी। ऐसा तो सरकार का सारा ही सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर सबके लिए करेगी। तो अमीरों को क्यों देगी सरकार? जब वो खुद ही अमीर है तो और अमीर क्यों बनाएगी? ये तो फिर आपके यहाँ पर सामाजिक जो एक तरीके से डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो डिफरेंस है। तो ये जो है गरीबों के लिए जो है स्टार्ट किया गया था कि गरीबों को जो है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको गरीब माना जाता है, और उनके लिए स्टार्ट किया गया था कि उन्हें जो है खाद्यान्न जो है उन्हें सही रूप से मिले, खाद्यान्न। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी चीजें तैयार की गई थी। जो किराने की दुकानें वगैरह वो भी स्टार्ट की गई थी, और जो रेट वगैरह वो भी जो है फिक्स किए गए थे। तो ये जो चीजें हैं वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ज्यादा लंबी नहीं करूंगी वीडियो, फटाफट कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखो, 20 क्वेश्चन भी अगर हम कर लेते हैं ना, तो ये जो है आपके अच्छे से कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी चीजों को रिवाइज करते हुए चलो, काफी सारी चीजें आपकी कवर होती जा रही हैं। अब देखो, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का नाम किसने नहीं सुना होगा आप सभी ने। आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, SST पढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या होता है? ये एक प्रभाव होता है जिसमें आपका वस्तु भी आ सकता है, ठीक है, सेवा भी हो सकती है आपकी, ठीक, और इसके साथ साथ और भी चीजें हो सकती है, आर्थिक रूप से भी चीजें हो सकती है, लोगों का प्रभाव भी हो सकता है, ठीक, पूंजी का प्रभाव भी हो सकता है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ वैश्वीकरण है। प्रभाव का मतलब है एक देश से दूसरे देश में इन सारी चीजों का पहुंचना, इसको ही वैश्वीकरण कहा जाता है। अब पूछा गया कौन सा कथन सही है यहाँ पर। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन है वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। दूसरा ऑप्शन है वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। तीसरा ऑप्शन वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। और फोर्थ ऑप्शन वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो परिघटना नहीं बोल सकते, बहुआयामी जो इसकी परिभाषा कह सकते हैं हम इसे। यानी कि परिभाषा हम ये नहीं, मैंने सिंपल आपको ये तो बता दी, पर बहुत सारे जो है इसे केवल और केवल वस्तु और सेवा का जो प्रभाव है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो बहुआयामी है, यानी कि उसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो कम पड़ जाएगी इस तरीके से। तो मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बता दी। तो यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। पश्चिमीकरण का मतलब है कि हम पश्चिम की जो भी चीजें हैं उन्हें अपना रहे हैं, और वैश्वीकरण में जरूरी नहीं है कि पश्चिमी प्रभाव ही पड़े हमारे ऊपर। हाँ है, इसका प्रभाव पड़ता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि केवल और केवल पश्चिमी प्रभाव पड़े। ठीक, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से पश्चिमी प्रभाव नहीं। हम एग्जैक्टली इन दोनों को सेम नहीं कह सकते। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? हम आर्थिक रूप पर जो लेन देन कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आर्थिक रूप से हम मुनाफा कमा रहे हैं, उसको वैश्वीकरण कहा जाता है। तो वैश्वीकरण हमारा वाणिज्य से रिलेटेड है। ठीक, आपको ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। और जो वाणिज्य से रिलेटेड होते हुए, आर्थिक रूप से रिलेटेड होते हुए, वैश्वीकरण जो है उसके जो प्रभाव पड़ते हैं वो हर क्षेत्र में पड़ते हैं। ये ध्यान रखना। रिलेटेड तो किससे है? आर्थिक रूप से रिलेटेड। प्रभाव जो है इसके हर चीज पे चलते हैं, जैसे राजनीतिक से भी आपके प्रभाव पड़ रहे हैं, आर्थिक पर भी आपका प्रभाव पड़ता है, इसकी वजह से सांस्कृतिक भी प्रभाव पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल भी मैं अगर मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो आजकल इंटरनेट भी इसका एग्जाम्पल है। इंटरनेट के थ्रू आपको दूसरे देशों की जो राजनीति है, कौन कहाँ पर कौन से चुनाव में खड़ा हुआ, कौन जीता, सब कुछ पता चल रहा है। सरकार से ज्यादा जो है ये वैश्वीकरण जो है हस्तक्षेप करता है राजनीति में। ठीक, अर्थव्यवस्था का तो कुछ कहो ही मत, सब कुछ इसी से प्रभावित। आजकल आप घर बैठे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सब कुछ इसी से, विदेशी चीजें आप मंगाते हैं। ठीक, और सांस्कृतिक रूप से अगर देखें तो आपके जो मैकडोनल्ड्स वगैरह है, ठीक है, इनके अगर बर्गर वगैरह हर देश में जो है, आपके भारत देश में तो हर जगह मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इसी का प्रभाव है। हम वेस्टर्न जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये भी इसका प्रभाव। तो प्रभाव कहा जा सकता है इसका, पश्चिमीकरण एक प्रभाव है। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट यही समान है। समान का मतलब वैश्वीकरण और इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं है तो हम ये कहते हैं ना वैश्वीकरण एक पश्चिमीकरण है, ये परिभाषा देते। तो ऐसा तो नहीं देते ना। और 1991 में स्टार्ट हुआ। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे 1991 में स्टार्ट हुए, तो ठीक है, स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ? भारत में अपनाया गया।
उससे पहले भी वैश्वीकरण था, जब ब्रिटिश सरकार आई उससे पहले भी वैश्वीकरण था। ऐसा तो नहीं है कि व्यापार जो है या फिर जो भी लोगों का आना जाना जो है कुछ टाइम पीरियड पहले स्टार्ट हुआ, नहीं। कब कब अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में जो ओमान है आपका, ओमान से तांबा जो है वो लिया जाता था, तो वो भी आपका क्या है, एक वैश्वीकरण कहा जा सकता है। यहाँ पर भी तांबा के जो अवशेष है वो मिले हैं कि व्यापार होता था, ठीक। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसी टाइम से स्टार्ट हुआ है, वैश्वीकरण बहुत पुराना है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थोड़ा सा समझने के ऊपर भी होता है कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा क्या गया है। अगला क्वेश्चन फटाफट देखो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सा सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं है। तो नक्शबंदी सिलसिले से कौन सा नहीं है, शेख जो शफुरुद्दीन याया है वो आपके नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आपको पता होगा इस सिलसिले के जो चलते हैं ये इनके बारे में, ये एक मतलब कि इनके बीच मतलब जो सिलसिले हैं इनमें जो है बहुत सारी जो लोग हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक। तो आपके ये ऊपर वाले हैं ये इन्हीं से जुड़े हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो चिश्ती जैसे चिश्ती चले थे वो भी था आपका, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया भारत में नवीन आर्थिक सुधार जो है एलपीजी, जैसे कि आप सभी में से किसी ने सोचा होगा कि 1991 में वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन आया था, सोचा होगा। तो ये क्या था, ये एलपीजी के अंदर था। एलपीजी नीति अपनाई गई थी भारत के द्वारा, ये एक मजबूरन नीति अपनाई गई थी। ये भी आपको बात जो है ध्यान रखनी है, एलपीजी नीति, ठीक। तो एलपीजी नीति अपनाई गई थी और ये क्या थी, इसके अंदर एल का मतलब जो है इसमें उदारीकरण, पी का मतलब यहाँ पर प्राइवेट से था निजीकरण, ठीक है, और जी यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपका यहाँ पर जो वैश्वीकरण। ये तीन नीति अपनाई गई थी भारत पे। आपको पता होना चाहिए भारत में जब ब्रिटिश से हमने आज़ादी ली तो हमें डर था कि कभी कोई हमारे ऊपर दोबारा से जो हमें गुलाम ना बना ले, तो हमने जो है अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसे दबोच रखा था कहीं ना कहीं। हम व्यापार जो है बाहर से अगर कोई आता था तो मतलब व्यापार करने के लिए उन पर बहुत ज्यादा कर लगा देते थे, जिससे वो वस्तुएं महंगी हो जाती थी और हमारे देश में कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि हमारे देश के लोगों की जो स्थिति थी बहुत खराब थी उस टाइम पर। और अपने घरेलू जो उद्योग है उनका संरक्षण करने के लिए ऐसी चीजें की गई थी कि वो सेफ रहें। तो ये सारी चीजें अपनाई गई थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि हम जो है बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर जो पैसों की कमी है, कर्ज में डूब गए, बहुत जो सिचुएशन खराब हो गई। उसके बाद जो है विश्व की जो संस्थाएं हैं उन्होंने जोर दिया, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि हम तुम्हें ऋण तब देंगे जब तुम जो है एलपीजी की नीति अपनाओगे, और हमने जो है मजबूरन जो है इसको अपनाना पड़ा और ये 1991 में अपनाई गई और उसके बाद जो है ये एलपीजी की नीति लागू हुई और वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे भारत देश में भी देखने को मिला। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये तो मैंने एलपीजी के बारे में सब कुछ बता दिया आपको, बट क्वेश्चन कुछ और ही पूछा गया। भारत में नवीन आर्थिक सुधार जो है एलपीजी जो है 1991 में हुआ था के लागू होने के समय आरबीआई जो आरबीआई है उसके गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा गया है। तो उस टाइम पर कौन थे इसके गवर्नर जनरल, तो उस टाइम पर इसके जो गवर्नर जनरल है आपके ये वैक्टरमन रहे थे, ठीक है। उस टाइम आपको ध्यान रखना जो वैक्टरमन है वो कब से लेकर कब तक, 1990 से लेकर 1992 तक इन्होंने जो है ये गवर्नर रहे थे आरबीआई के, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर इस कार्यकाल में 1991 का जो कार्यकाल है वो तो इन्होंने निभाया ना, तो ये आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और ये कौन से नंबर के थे, 18वें नंबर के थे। और मैंने आपसे अभी पूछ रही हूँ कि आरबीआई का प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, ये भी क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। एक तो नीति जो आयोग है वो कब लागू, मतलब कि उसका योजना आयोग से चेंज करके नीति आयोग जो है कब चेंज किया गया, ठीक। दूसरा जो है आरबीआई के प्रेजेंट के गवर्नर कौन है। देखो आप टाइप करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था, और एग्जाम में कब याद आ जाता है कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन अपने जो है कवर कर लिए हैं, और आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं करा तो कर लीजिए। और जो है आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए टाइम निकाल कर आती हूँ और आप कहते हो मैराथन करवाओ मैराथन, तो उसके लिए तो मुझे काफ़ी सोचना पड़ेगा। और मैराथन जो सीरीज है ऑलरेडी बनाई गई है, ऐसा तो नहीं है कि लाइव क्लास आने के बाद ही कुछ अलग से आपका समझ में आएगा। कमेंट यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स ओपन है और मैं हर किसी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ पर पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है। तो और एक छोटी सी कमेंट कर देना जिससे मुझे ये पता चले कि कौन कौन मुझसे जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ जो है आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या कमी लगी, कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। फ्रीली कोई कमेंट कर सकते हो, हाँ मतलब ऐसी
अलग नहीं करनी, मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड कर सकते हो। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। और मैं अब डेली डालने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो, यानी कि एक ही दिन हुआ मुझे डेली डालते हुए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे ज़्यादा क्या करोगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहो, जो भी कुछ करवाया गया उसे रिवाइज करो, ऐसा नहीं कि मुझसे ही करो, ठीक। अपने कहीं और जो सोर्स है उससे भी कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी कवर करो, आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उसे कवर करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर कवर करो, ठीक, नोट्स जो बनाए उसे रिवाइज करते चलो। ऐसा नहीं पढ़ा नया और उसे रख दिया, रखने के बाद कुछ नहीं होगा, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए रिवाइज करते हुए चलना है। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।